टीचर्स पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखवाने लगते हैं उनमें। अब पबजी आ गया था एंड में 12th में, तो पबजी में लग गए थे, रात भर पबजी चल रही है। तो अभी अगर आप सोचोगे एज ए ड्रॉपर तो उसका कोई सेंस नहीं लगता है, तब मैं जाके सीधे फुल सिलेबस टेस्ट में फोड़ दूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है आज दिवाली है, तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी दिवाली। आज जो वीडियो आई है एक स्पेशल वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग आपके वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि भैया आपने अपने अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट थे और फिर भी आपको 3 ड्रॉप्स लग गए नीट में सेलेक्ट होने के लिए। तो ऐसी क्या क्या गलतियां आपने कर दी थी अपने प्रिपरेशन में कि आपको इतना अटेम्प्ट लग गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन गलतियों से सीखना है। अगर इनमें से कोई भी गलती आप कर रहे हो तो आपको इसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैं पहली बात बता दूं, मैं अपने ड्रॉप ईयर्स के लिए एकदम प्राउड नहीं हूं कि मेरे को इतने ड्रॉप्स में मैं सेलेक्ट हुआ हूं, ठीक है। मैं प्राउड इस बात से हूं कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। तो अगर आप अपनी गलतियों को अभी इम्प्रूव कर लेते हो तो आपको भी बाद में रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप अभी ही सतर्क हो जाओ अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए वीडियो में आगे चलो। तो आते हैं अपने नीट 2019 फर्स्ट अटैम्प्ट के मिस्टेक्स के ऊपर। जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी वो ये थी कि आई डेंट कीप माई इनिशियल मोटिवेशन अलाइव एंड इट गॉट फेडेड अवे वेरी सून, राइट। होता क्या है कि जब आप इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो। आपने नया क्लास स्टार्ट किया होता है, आपको पढ़ने का मन होता है, ठीक है। इनिशियली चीज़ें भी आसान होती हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ता है, अच्छे चैप्टर्स आने स्टार्ट होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो उससे जाने लगता है। क्यों? एक तो आपको शायद चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, दूसरी स्पेशली ये बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में होता है कि टीचर्स पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखवाने लगते हैं उनमें, जो कि नीट में तो कहीं नहीं आने वाला है। भले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, लेकिन अब बता भी कम से कम ये बता दो कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी चीज़ को देख के आप एकदम ही डीमोटिवेट हो जाते हो कि आपको पढ़ना है ये चीज़ या नहीं पढ़ना है। उस समय एज ए फ्रेशर तो यही लगता है कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टेस्ट में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, और पढ़ें तो सब कुछ याद रखें कैसे, ठीक है। और उस समय कोई ऐसे गाइडेंस वाले चैनल भी नहीं हुआ करते थे। मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जिसने ये एग्ज़ाम दिया हो जो मुझे बता सकता हो। तो इससे हुआ क्या था, मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे पढ़ाई में कमने लगा, और इतने दिनों में जो मैंने दोस्त बनाए थे, ठीक है, वो बढ़ चुके थे। तो धीरे धीरे आपके जो इंटरेस्ट है पढ़ाई से वो कमने लगती है, आपके टेस्ट के मार्क्स भी कमने लगते हैं, लेकिन जो आपने इतने दिन में दोस्त बनाए होते हैं वो बढ़ गए होते हैं। तो आपका जो शिफ्ट है वो पढ़ाई से हटके अपने दोस्तों के साथ रैंडम बातें करने में, उनके साथ रोज़ बर्थडे मनाने में, पार्क में घूमने में, ठीक है, जिसका अभी कोई सेंस नहीं। अभी पार्क में हम लोग 2-2 घंटे घूम रहे हैं, मॉल में हम लोग रोज़ मॉल घूमने जा रहे हैं, मॉल में कौन घूमने जाता है। तो अभी अगर आप सोचोगे एज ए ड्रॉपर तो उसका कोई सेंस नहीं लगता है। गेम खेल रहे हो, मिनी मिलिशिया एक गेम था उस समय जो कि ग्रुप में खेलते थे, ठीक है। उसके बाद तो पबजी आ गया था एंड में 12th में, तो पबजी में लग गए थे, रात भर पबजी चल रही है। तो ये सब हमारी कमी है, लेकिन ये शिफ्ट एक हो जाता है। अगर इस शिफ्ट से आपको बचना है तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ये पॉइंट आएगा आपके फेस में, जब आपको एक हार्ड चीज़ है जो कि आपको पढ़ाई जैसे आपको समझ नहीं आती, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है, ताकि एक पॉइंट आता है कि पढ़ते एंड में समझ आने लगता है। ये फेस सबके साथ है। 11th में कोई किसी को उतना अच्छे समझ नहीं आता, लेकिन 12th में अच्छे समझ आने लगता है। लेकिन उस पॉइंट को पार करने में जब आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपको उसी चीज़ को जो बोरिंग है, स्ट्रगलिंग है, उस चीज़ को करना है, या फिर आपको एक आसान रास्ता पकड़ लेना है जिसमें आराम है, आप आराम से दोस्तों के कर रहे हो, मज़े भी बहुत आएंगे। लेकिन होगा क्या कि ये जो मज़े वाला रास्ता है ये आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हो जाता है। तो यही मैंने कर लिया था, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं इस लाइन में चला गया था, ऑल्दो मैं पढ़ता था लेकिन उस कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ता था। लेकिन जैसे कि हफ्ते में पढ़ लिया, 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके बाद 4 दिन यही कर रहे हैं, या फिर आप जब टेस्ट आ रहा तब पढ़ रहे हैं, उसके बाद कभी रिवाइज नहीं किया, ये सब होता था। और ये जो मैं दोस्ती वाली साइकिल बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा विशियस साइकिल है, क्योंकि एक बार आप इसमें घुस गए तो इसमें आपको लगेगा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने तो अगले महीने से मस्त पढ़ेंगे, इस महीने खेल लेते हैं, अगले महीने से तो ऐसे पढ़ेंगे, अभी तो कितने महीने बचे हुए। मोस्टली एज ए फ्रेशर या फिर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो तो आपको ये सारी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन कब ये महीने जो हैं या दिन जो है महीने बदल जाएंगे, और कब ये महीने साल में बदल जाएंगे, और कब आपके अगले ही दिन एग्ज़ाम होगा नीट का, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आपको बस रिग्रेट के साथ छोड़ देगा। मतलब मेमोरीज जो आप कह रहे हो ना, इसको आपको समझ लगेगा कि आप मेमोरीज बना रहे हो, लेकिन ये मेमोरीज नहीं, ये एक रिग्रेटफुल चीज़ हो जाएगी जो मैं तो अब नहीं चाहता हूँ याद करूँ, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ एज ए, आप जो मानो, अब एज ए गाइडर मानो, एज ए टीचर मानो, एज ए भैया मानो, मैंने आपको बता दी। आपको इस चीज़ से दूर रहना है, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हो जाता है, ठीक है। अगर आपका गोल यही है नीट में सिलेक्शन लेना है, तब आप ये मत करो। आपका गोल ये नहीं है तब आप कर लो, तब तो आप मेमोरीज बना रहे। दूसरी मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये था कि क्लासेज जाना ही छोड़ देना या फिर टेस्ट नहीं देना, ठीक है। हुआ क्या है, जैसे ही आपका ये इंटरेस्ट खत्म होता है पढ़ाई के साथ और आप ये दोस्ती वाले सर्कल में आते हो, आपको हॉस्टल में मज़े आ रहे होते हैं, तो आप या तो क्लास जाना ही छोड़ देते हो
या फिर क्लास जा भी रहे हो तो इरेगुलरली जा रहे हो, और क्लास अगर रेगुलरली भी जा रहे हो तो वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो होता क्या है कि आप अपने गोल से, जो आप सोच के आए थे यहाँ पे, उससे सेपरेट हो जाते हो एकदम ही, क्योंकि आपको लग रहा होता है आप उसी सराउंडिंग के अंदर हो अपने दोस्तों के साथ, आपको लग रहा है कि सारे एस्पिरेंट्स यही कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं कि बहुत सारे, अब तो आप कॉम्पिटिशन देख के समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लोग अभी पढ़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि जैसे ही मैंने क्लास जाना छोड़ा एंड में, तो मेरे को क्या लगा कि मैं एकदम ही हट गया, मतलब कॉम्पिटिशन से मैं एकदम रिलैक्स मोड में आ गया। अपना मैं नोट्स बनाता था लेक्चर से, वो मैं आगे बताऊंगा किससे पढ़ रहा था मैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्लास रेगुलरली जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ जाके पूछो टीचर्स, इसलिए तो आपने उतना पैसा दिया क्यों है, टीचर से पूछो कि सर इसमें क्या है, पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्लासेस रोज जाओ। दूसरी चीज़ टेस्ट। अब टेस्ट देना जो है, इनिशियली तो हम लोग जाते हैं टेस्ट देने में मज़ा भी आता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब 2-3 टेस्ट हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि यार ये मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, सिर्फ मेरे ही मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। एज ए फ्रेशर तो यही लगता है कि सिर्फ मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, बाकी सब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ में आता है कि इनिशियली आपकी जो 11th का आधा है या 11th हाफ है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तब भी मार्क्स आपका बहुत धीरे धीरे इंप्रूव होता है, और अगर इनिशियली ज़्यादा भी मार्क्स था तो पहले ड्रॉप होता है। वो ड्रॉप इसलिए आता है, वो होगा भी, क्योंकि अगर मान लो आपको मैं दे दूँ 2 चैप्टर, एक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एक है इक्विलिब्रियम, और दोनों में आपने सेम तैयारी करी है, तब भी आपके मार्क्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज़्यादा आएंगे, इक्विलिब्रियम में कम आएगा, क्योंकि और दोनों को ज़्यादा टाइम चाहिए, इक्विलिब्रियम को ज़्यादा टाइम चाहिए सॉल्व होने में, मतलब समझने में उसी सेम लेवल पे। ऐसा समझ में, तो आपके टेस्ट में मार्क्स होना मतलब गिरेंगे ही। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, मैंने सोचा कि टेस्ट के मार्क्स गिर रहे हैं, मेरे को टेस्ट ही नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह सोच के मैंने टेस्ट देना ही छोड़ दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मैं वही कॉम्पिटिशन वाले माहौल से हट गया। मैं सोचा था अरे मैं तो रिलैक्स हो गया, फिर मतलब मैं सिलेबस धीरे धीरे कर रहा हूँ, जो कि मेरे को 2 महीने में ख़त्म करना चाहिए था वो मैं 3 महीने में ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसे में तो एक ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। दूसरी चीज़, मैं परफेक्शन के पीछे भाग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं घर पे बैठ के आराम से धीरे धीरे कर लूँगा, और जब मेरा तैयारी हो जाएगा तब मैं जाके सीधे फुल सिलेबस टेस्ट में फोड़ दूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। ये परफेक्शन जो वर्ड है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है नीट एस्पिरेंट्स के इसमें माइंड में। ये सब सोचते हैं कि परफेक्ट हो जाएंगे तभी टेस्ट देंगे, ये कभी नहीं आने वाला है। मैंने इसके चक्कर में 2-3 साल गवा दिए परफेक्ट होने में, लेकिन मैं आज तक परफेक्ट नहीं हो पाया। और मैं क्या, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, अगर उसके किसी टेस्ट में 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, उसके अगले टेस्ट में 720 आउट ऑफ 720 आने के चांसेस कम रहते हैं। वो नहीं ला सकता, क्योंकि वो उससे भी पूछोगे ना तेरे को सब आता है, तूने सब एग्जाम निकाल लिया है फुल मार्क्स के साथ, तो वो भी बोलेगा कि नहीं मेरे को सब तो नहीं आता यार। ठीक है, चाहे आप भाविक बन से ले लो, चाहे आप कोई भी ले लो, शोएब आफ्ताब ले लो, सब यही बोलेंगे परफेक्शन इज नॉट द वर्ड। ठीक है, इंप्रूवमेंट इज द वर्ड। ठीक है, जो आपको यूज़ करना है अपने एग्जाम में। तो दूसरी गलती तो ये होगी। पहली गलती आपने देख ली कि फ्रेंडशिप वाले विशेष साइकिल को कैसे करना है। आपको आराम वाले रास्ते में नहीं जाना है, आपको स्ट्रगल वाले रास्ते में जाना है अगर आपको सिलेक्ट होना है। दूसरी चीज़ कि ये जो आपको टेस्ट और क्लासेस जाने नहीं छोड़ने, भले वो वहाँ क्या पढ़ा है, आपको वहाँ जाके डाउट्स पूछना है। जो डाउट आ रहा है वहाँ जाके पूछो, उससे भाग जाना इज़ नॉट द वे। तीसरी मिस्टेक, सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेने से या फिर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आप में से बहुत मुझसे पूछते भी हैं कि भैया हम लोग तो रोज़ कोचिंग जाते हैं, हम लोग तो रेगुलर है पढ़ाई में, हम नोट्स भी बहुत अच्छे से बना रहे हैं, रोज़ नोट्स बनाते हैं, हमारा कोई बैकलॉग भी नहीं है, तब भी हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे टेस्ट में। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आप कर रहे हो ना नोट्स बनाने वाला प्रोसेस, ये 90% बच्चे अपना पूरा करते हैं। मतलब 90% बच्चे नोट्स तो बना ही लेते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% बच्चे हैं जो आपके रिविजन पे ध्यान देते हैं, और जो रिविजन पे ध्यान देता है वही सिलेक्ट होता है। असल में आपको तो भीड़ से अलग होना है ना, आपको भीड़ में नहीं रहना है। भीड़ में 90% जो नोट्स बना रहे हैं, लेकिन उसको रोज जो आपने पढ़ा है कोचिंग में या जो जिसका आपने नोट बनाया उसी चीज़ को अगर आप आज आके रिवाइज कर ले रहे हो तब आप उस 1% में हो, वरना फिर आप उसमें नहीं हो। समझ में आ रही है? ये मैंने नहीं की थी। मैं अपने कोचिंग जाता था, नोट्स बना लिया, आया, छोड़ दिया नोट्स को, ठीक है, अगले दिन गया फिर नोट्स ले आया, छोड़ दिया उसको, ऐसे करते करते नोट्स तो भर गया। मैंने उस दिन कंसेप्ट समझ भी लिया होगा, लेकिन क्योंकि मैंने आके रिवाइज नहीं किया तो वो मेरे परमानेंट मेमोरी में नहीं गया और मैं उसको बहुत जल्दी भूल जाऊंगा। और जैसे ही मैं उसको भूलूंगा फिर उस लेक्चर का क्या फ़ायदा हुआ जो मैं 3 घंटे वहाँ दे के आया, या मैं कोई किसी लेक्चर में दे रहा हूँ तो उसका फ़ायदा क्या हुआ जब मैं भूल ही जाऊँगा उसको। मेरे को फिर से डिटेल लेक्चर का देखना पड़ गया उस टॉपिक का, तो उसका कोई मतलब नहीं था, मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए रिविजन ऐसा किया है। मैं बता दूं कि इसी रिविजन के चक्कर में मैंने अपने 2 अटेम्प्ट्स गंवाए हैं, 20 और 21। मेरे को ये लास्ट अटेम्प्ट में समझ में आया कि रिविजन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हार्ड है उसको अगर मैं उसको एंड के लिए रख देता हूँ तो। ठीक है, तो इसलिए हमेशा रिविजन को करते रहो, रिविजन को एंड के लिए मत डालो। तो भैया आपने तो कोचिंग जाना ही छोड़ दिया था, तब तो आपने पढ़ाई छोड़ दी होगी, आप तो मजे कर रहे होगे पूरे साल। नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, मैंने कोचिंग जाना भले छोड़ दिया था, लेकिन मैं पढ़ाई मैंने स्टार्ट रखी थी। तो मैं किससे पढ़ रहा था उस समय? हुआ क्या था, बीच में जब मेरा ये इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा था तो मेरे एक दोस्त आकाश ने मेरे को 2 टीचर के नाम बताए थे। एक अलग सर जो फिजिक्स करवा रहे हैं और केमिस्ट्री करवा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता फिजिक्स वाला सर ने केमिस्ट्री भी करवा रखी है, और विपिन सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं NCERT लाइन में नहीं, ठीक है, ट्रिक्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरे को उन्होंने हेल्प की है, मेरे को उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स वाला सर अलग पांडे सर,
और आपके विपिन शर्मा सर, तो इन दोनों को उसने नाम बताया। और जब मैंने उसके लेक्चर देखे ना, तो जो ये कोचिंग नहीं जाने वाली जिसमें मैं इरेगुलर था, मैंने कोचिंग जाना ही छोड़ दिया। मैं घर बैठ के तैयारी करूँगा, मेरे को इनका समझ में आ रहा है, मैं नोट्स बनाऊंगा, अच्छे से मेरा हो जाएगा, और जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं जाकर फुल सिलेबस टेस्ट दे दूँगा। तो उस गलती के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। तो मैंने पढ़ाई करना मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं यहीं से तैयारी करके जाके सीधे टेस्ट दे दूँगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट देने के लिए तो चाहिए रिवीजन, और रिवीजन मैं कर नहीं रहा था, ठीक है। मैं नोट्स बना रहा था, मेरे को समझ आ गया, मैं खुश था, मेरे समझ आ गया, मैं नोट्स बना लिया, अब इसको बाद में पढ़ूंगा। अब वो बात कभी आया ही नहीं। जैसे ही आपने किसी चीज़ को बाद पर टाल दिया, वो बात आता ही नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जो चीज़ मैंने कल बोला है, फिर वो अगले साल ही हुआ है, ठीक है, अगले अटैम्प्ट में। तो ये चीज़ आप गलती से मत करना कि कल बैकलॉग बहुत बुरी चीज़ है। आप बैकलॉग को ट्राई करो, जितना कम कर सको उतना कम करो। तो ऐसे ही सोचते सोचते जब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गए, और मैं जो सोच रहा था कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट जाके फोड़ दूंगा, अब मैं जब देख रहा हूँ उसको, तो मेरे को समझ आया कि मैंने तो कुछ रिवीजन किया ही नहीं। मैं वहाँ जाके टेस्ट दूँ क्या, मेरे को कुछ याद ही नहीं है। तो यही जो परफेक्शन वाली चीज़ है, फिर मेरे को हिट करने लगी कि मैं तो परफेक्ट हुई नहीं, मैं जाके एग्जाम दूंगा, मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। तो मैं फिर से फुल सिलेबस टेस्ट देने नहीं गया। ऐसे करके मैंने उस साल टेस्ट दिए ही नहीं, बहुत कम टेस्ट, मैंने गिन के शायद 4-5 टेस्ट दिए होंगे, 2-3 11th में, 2-3 12th में, ठीक है। तो ये मेरी चौथी गलती थी। 5वीं मिस्टेक, द एंड फेज ऑफ नीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। हुआ क्या था कि कोचिंग तो मैं जा नहीं रहा था, तो अक्टूबर इसी टाइम, दिवाली के टाइम 2018 में मैंने सोचा कि मैं घर वापस चल जाता हूँ, क्योंकि 2 रीजंस थे। एक तो पापा की जो आधी सैलरी थी वो मेरे हॉस्टल फीस में चल जा रही थी, और मम्मी को यहाँ घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि समझ सकते हो प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी मिलती है। तो आधी सैलरी मेरे हॉस्टल में चल जा रही थी, तो यहाँ पे 3 बहनें भी हैं मेरे, तो उनके एजुकेशन वगैरह में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि घर आ जाते हैं, वो पैसा बचेगा, वो घर में यूज़ हो जाएगा, और क्योंकि अब तो मेरे पास टीचर्स हैं, अलग सर और विपिन सर, मैं उनसे पढ़ लूँगा और मैं अपना टेस्ट, अपना एग्जाम दे दूँगा नीट का। तो मेरे को अभी तक उसमें ये नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ने, मेरे को कंसेप्ट समझ में आ रहे थे, लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर रहा था, टेस्ट नहीं दे रहा था अभी तक। ये 2 चीज़ मैंने नहीं की थी, और मैं कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है। मैंने जो गलतियाँ करी थी अपने दोस्तों के साथ 11th में, मैंने थोड़ी बहुत सुधार ली थी, लेकिन मैं अभी भी क्लास नहीं जा रहा था, तो मैं कंपटीशन से कटा हुआ था, कंसिस्टेंट नहीं था, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं घर आ गया। दूसरी चीज़, मैं अपने हॉस्टल के डिस्ट्रैक्शन से बच जाता। तो इन 2 कारण मैं अपने घर आ गया, इसी दिवाली के टाइम आ गया था, ठीक है। और सिलेबस भी उसी टाइम कंप्लीट होने वाला था आकाश में, तो यही बोल के मैं घर आ चुका था। और घर आके मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी, लेकिन जैसे धीरे धीरे प्रिपरेशन की मैं अक्टूबर में आया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, इतने तक मैंने फिजिक्स के नोट्स वगैरह बना लिए थे कंप्लीट। मेरी बायो अभी तक कंप्लीट नहीं थी, केमिस्ट्री भी मैंने ऑर्गेनिक नहीं किया था, इनऑर्गेनिक नहीं किया था। मेरे को केमिस्ट्री से अलग ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से दुश्मनी थी, तो मैंने किया ही नहीं। तो एक तो आपने ये गलती देख ली, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो हुआ क्या, जैसे जैसे फेब आया, तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में अपने आप ही फीलिंग आती है कि बहुत बच्चों के दिमाग में फीलिंग आती है, जो कि बहुत गलत है, कि इस साल तो नहीं हो पाया, मतलब अभी दूंगा तब भी नहीं होगा एग्जाम, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, तो मैं अगले साल प्रिपरेशन, अभी से प्रिपरेशन करूँगा, अगले साल बहुत अच्छे से एग्जाम दूंगा और एकदम टॉप कर जाऊँगा एग्जाम। ये फीलिंग जो है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें, एक तो अगर आप मान लो सिलेक्ट नहीं भी होने वाले होते, लेकिन अगर आप एग्जाम के फियर से कम तैयारी करते तो आप एक ट्रैक पे रहते। जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं अगले साल अटैम्प्ट दूंगा, जो मैंने अभी तक फेब तक किया था, मैं एकदम स्लो डाउन हो गया। जो चीज़ मेरे को मई तक, अगर मेरे को अगले साल एग्जाम देना भी है, तो मई तक मेरे को सिलेबस तो कंप्लीट कर लेना चाहिए था कम से कम, वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं स्लो डाउन हो गया। तो मई तक मैं वहीं पे था जो मैं फेब पे था, समझ में आया? तो ये गलतियाँ सबसे बड़ी होती है कि मैं कमेंट भी आते नीचे कि भैया हम लोग सोच रहे हैं कि ये अटैम्प्ट नहीं थे, हम लोग अगले वाला अटैम्प्ट देते। ये मोस्टली फ्रेशर्स के साथ होता है। तो एग्जाम दो, क्योंकि एग्जाम देने से क्या होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि मेरे बोलने से कि मैं बताता हूँ कि एग्जाम में ऐसे होता है, वो इनफ नहीं है। अगर जब तक आप खुद एक्सपीरियंस करके नहीं आओगे और फील नहीं करोगे कि वो प्रेशर कैसा होता है, वहाँ पे क्या क्या करना होता है, तब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। एज एक्सपीरियंस लो इसको, नहीं भी होना है तो क्या दिक्कत है, आप कम से कम इंप्रूव तो करोगे। जो आप फेब में थे, अब मैंने जैसे सोचा कि एग्जाम नहीं देना है, मैं वहीं पर रह गया मई में भी। लेकिन मैंने अगर सोचा होता एग्जाम देना, जो मेरे 360 मार्क्स है, कहीं ना कहीं वो 450 के आसपास होते। यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी गलती आप मत करना, क्योंकि बाद में बस रिग्रेट बचता है। ठीक है, जब रिजल्ट आया था बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, वो मैं उसको याद भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्या मैं इन सारी गलतियों से, जो मैंने अभी आपको बताई, क्या मैं इनसे मैं सीख के अगले साल मैं सही कर पाया 2020 में? आपको पता है मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसी क्या गलतियाँ मैंने फिर से कर दी 2020 में, जो कि ड्रॉपर्स को मोस्टली नहीं करनी चाहिए, वो मैं अगले वीडियो में अगला पार्ट लेके आऊँगा इस वीडियो का। ठीक है, जो भी मेरे साथ हुआ है मैंने अपनी गलतियाँ बता दी है। ठीक है, मेरे को कोई शर्म नहीं है। हाँ, मैं 2 क्लियर बात कर देता हूँ कि मेरे को कोई प्राउड नहीं है कि मैंने 4 अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है। ठीक है, मैं इस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इतने ड्रॉप्स क्यों लिए हैं। मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। आप इन गलतियों से सीख जाओ, अपना ईयर बचा लो। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे लिखना।